साथियों नमस्कार। साथियों माफ़ी चाहता हूँ, बहुत दिनों से बाहर था, गुजरात के दौरे पर गया हुआ था, इसलिए वीडियो लगातार नहीं ला पाया। लेकिन अब लगातार हम वीडियोस लेकर के आएंगे, सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अभी हम इस वीडियो में पिछले 1-2 दिन में जो घटनाएं हुई हैं सभी को कवर करते हैं और ये देखते हैं कि आने वाले समय में क्या क्या संभावनाएं हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत और इजराइल की, जो कि मिलकर के कुछ बड़ा सोच रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखिए वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। जैसे अमेरिका एकमात्र सुपर पावर रहता था, वो अब नहीं रहेगा। दुनिया मल्टीपोलर होने वाली है और जहां तक है कई सारे ऐसे देश निकल के आएंगे जो अपने अपने क्षेत्र की रक्षा कर रहे होंगे, अपने अपने क्षेत्र के सरताज होंगे, जिनमें भारत और इजराइल भी हैं। देखिए कैसे हुआ। ये है कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि इजराइल इंडिया में बड़ा पॉपुलर है। भाई आप जानते हैं जिस तरह से इजराइल को लेकर के कैंपेन चलाया गया है कि इजराइल गाजा पर अत्याचार कर रहा है, गाजा के लोगों को मार रहा है, तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है इजराइल के खिलाफ कैंपेन चल रहा है और इंडिया के खिलाफ भी चलता है। और जहां इजराइल को सपोर्ट किया जाता है वहां इंडिया को भी किया जाता है। आप एक चीज पर गौर करना, पाकिस्तान में पंजाबी पाकिस्तानी या पूरा पाकिस्तान बलूचिस्तानियों पर जुल्म कर रहा है, उन्हें मार रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। या पीओके वाले पाकिस्तानियों के साथ जुल्म हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जुल्म कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर ईरान और ये सऊदी के प्रॉक्सी ग्रुप्स लड़ रहे हैं आपस में तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर सीरिया में कई सारे ग्रुप्स आपस में एक दूसरे को लड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उधर सूडान में देख लो, सूडान में पिछले 10-12 साल में जितने लोग मरे हैं उसके 1/10 भी नहीं मरे होंगे गाजा में। लेकिन आपको हर जगह की आवाज़ें दबी दबी पता चलती हैं, लेकिन गाजा की आवाज़ सबसे तेज सुनाई देती है। जानते हैं क्यों? आप कहेंगे मुसलमान तो हर जगह मर रहा है, लेकिन सिर्फ गाजा की ही आवाज़ हमें क्यों सुनाई देती है? गाजा का ही ज़्यादा जिक्र क्यों होता है? क्योंकि वहां पर मुसलमानों को मारने वाला यहूदी है, इजराइल है जी, और बाकी सब जगह मुसलमानों को मारने वाला मुसलमान है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। मुसलमान मुसलमान को मार दे तो किसी की जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन किसी मुसलमान को अगर यहूदी ने मार दिया तो पूरी दुनिया में कैंपेन चलाया जाता है। यहूद और हनूद, या हिंदू ने मार दिया तो कैंपेन चलेगा। आप समझ रहे हैं? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप जाकर ये गूगल पे वेरीफाई कर ले। दुनिया में केवल गाजा में तो लोग नहीं मर रहे हैं, तमाम देशों में मर रहे हैं, लेकिन वहां पर मारने वाला मुसलमान है। समस्या ये है, इसलिए उसका जिक्र नहीं होता। अब आगे आइए। तो इजराइल के पीएम ने कहा है कि इजराइल इंडिया में बहुत पॉपुलर है, और फिर जनता से ही पूछा कि आपको पता है कि अगले हफ्ते हमारे देश में कौन आ रहे हैं? फिर उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते हमारे देश में मोदी जी आ रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी अब इजराइल जाएंगे। इजराइल में ऐसा कौन सा काम इनको पड़ गया जो इन्हें जाना पड़ रहा है? अब इधर पूरी कहानी को सुनिए। देखिए, मैंने आपको पहले कई बार वीडियोस में बताया है कि सोमालिया का एक टुकड़ा काट करके यहाँ देश बनाया जाएगा, सोमाली लैंड। इस सोमाली लैंड में जहां तक है गाजा के लोगों को ला करके बसाया जाएगा और गाजा को इजराइल अपने कब्जे में ले लेगा। उसके बाद ईरान का जो है काम तमाम होगा, मतलब सोमाली लैंड और ईरान दोनों एक साथ चल रहे होंगे। ईरान का काम तमाम या वहां पर तख्ता पलट कभी भी हो सकता है, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, कभी भी हो सकता है। ईरान एकमात्र समस्या है इजराइल के लिए। जैसे ईरान में तख्ता पलट होता है तो उसके जितने भी प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं कहीं भी रह रहे हों, उन सब का एक तरीके से जो है ब्लॉकेज हो जाएगा। फिर इजराइल फ्री है कहीं भी घूमने के लिए, कहीं भी अपने तरह का काम करने के लिए। उसके बाद इजराइल इस बात पर ध्यान देगा कि इस पूरे क्षेत्र में दूसरी कोई महाशक्ति तैयार ना हो पाए। ठीक है? क्योंकि अभी केवल ईरान था जो इजराइल को चैलेंज कर रहा था, ईरान अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए। बाकी यूएई, सऊदी वगैरह कोई इजराइल से नहीं लड़ते हैं। तो इजराइल सोचेगा कि इतने क्षेत्र में मैं अपना दबदबा रखूं और भारत को भी सहयोग में ले लूं और भारत भी इतने क्षेत्र में अपना दबदबा रखे। यानी भारत और इजराइल मिलकर के इस क्षेत्र में अपना दबदबा रखें। यह मुलाकात इसलिए हो रही है। मेरा गला बड़ा खराब है, बड़ा जोर देना पड़ रहा है। बहरहाल
तो इंडिया और इजराइल की जो मीटिंग है ये आने वाले समय में आप देखेंगे डिफेंस कॉपरेशन में बदल जाएगी। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि अडानी ने एक पोर्ट इजराइल में ले रखा है लीज पर, जहां पर काम चल रहा है। उसी तरह से अडानी डिफेंस ग्रुप जो है वो इजराइल की कंपनी के साथ मिलकर के यहाँ पर ड्रोन्स बना रहा है। उसी तरह से आप जानते हैं कि धीरे धीरे इजराइल और इंडिया मिलकर के कई सारे डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनाएंगे और इस पूरे क्षेत्र की रक्षा को सुनिश्चित करेंगे। ये मीटिंग इसलिए हो रही है और इसमें छोटे छोटे दो पार्टनर बनेंगे, एक यूएई बनेगा, एक सऊदी अरेबिया बनेगा। जी, इसलिए यूएई भारत में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और सऊदी भी है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगली खबर पे आते हैं। देखिए, जो अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, एक तरह से जैसे हमारे यहाँ पर जयशंकर साहब हैं, वहाँ पर मार्को रूबियो हैं, उन्होंने अभी जो म्यूनिक में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही थी जहाँ पर दुनिया के अलग अलग देशों के महानुभाव आए हुए थे, विशेष तौर से विदेश मंत्री आए हुए थे, कहीं के डिफेंस मिनिस्टर भी आए हुए थे, तो स्पीचेस हो रही थी जहाँ पर मार्को रूबियो ने कहा है कि देखिए, इस बदलते ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका अपने हितों के हिसाब से अपने प्रेफरेंसेस चुनेगा और अपने डिसीजंस लेगा। इसमें यूरोप को भी साथ आना चाहिए। और एक शब्द उन्होंने जोड़ा है, उस पर गौर करिए। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, रूबियो सेड वी इन अमेरिका हैव नो इंटरेस्ट इन बीइंग पोलाइट एंड ऑर्डरली केयर टेकर्स ऑफ द वेस्ट मैनेज्ड डिक्लाइंड। यानी कि अगर आना है हमारे साथ तो यूरोप आए। हमने ठेका नहीं ले रखा कि यूरोप यानी कि वेस्ट के मैनेज्ड डिक्लाइन को ठीक करने का। मैनेज्ड डिक्लाइन, इसका मतलब क्या होता है कि सुनियोजित डिक्लाइन। अर्थात ये इनके जो रूबियो साहब हैं, ये कह रहे हैं कि जो वेस्ट का सुनियोजित डिक्लाइन हुआ है, सोची समझी साजिश के तहत डिक्लाइन हुआ है, उसमें हमारा ठेका नहीं है कि हम इनको बचाएं। हमारे अपने इंटरेस्ट हैं, हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो बेस्ट लगेगा वो करेंगे। और मैं आपको 2 साल से क्या कह रहा हूं कि ये सब मैनेज्ड है। रशिया इसके पीछे पड़ेगा, इससे अपने आप ये कमजोर होगा। विद द टाइम इसकी कमजोरी से ये 3 देश अपने आप आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि डॉलर कमजोर होता जा रहा है और लोकल करेंसीज आगे बढ़ रही हैं और ब्रिक्स नाम का संगठन मजबूत हो रहा है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डी-डॉलराइजेशन। मैंने आपको यह भी बताया है कि दुनिया में जिस देश के पास गोल्ड रहेगा, गोल्ड एक ऐसी चीज है जो करेंसी से परे है। गोल्ड किसी भी देश में हो, उसकी अपनी एक कीमत है और उसके बेच के आप कोई भी करेंसी हासिल कर सकते हो। तो जिस देश के पास गोल्ड है उसके पास ये अधिकार है कि वो कितनी भी करेंसी छाप सकता है। जैसे आज मान लो हमारे देश में 100 रुपए का गोल्ड है, 100 रुपए के गोल्ड का भंडार है और हमने प्रिंटिंग प्रेस में छाप दिए 200 रुपए। तो वो जो 100 रुपए की जो गारंटी है वो तो 100 रुपए का गोल्ड ले रहा है। जो एक्स्ट्रा 100 रुपए छपे उसकी गारंटी कौन ले रहा है? उसके पीछे तो कोई नहीं खड़ा। तो वो जो 100 एक्स्ट्रा छपे हैं वो मार्केट में जाके मार्केट को बिगाड़ेंगे। अब होगा ये कि जो चीज पहले 1 रुपए की आ रही थी अब 2 रुपए की आएगी। वैल्यू उनकी वही रहेगी जो गोल्ड की है। आप 100 रुपए के गोल्ड की एवज में चाहे 100 का नोट छाप लो, चाहे 200 का नोट छाप लो, चाहे 500 का नोट छाप लो, वो तीनों नोटों की वैल्यू बराबर रहेगी। इसलिए कोई भी देश करेंसी उतनी छापता है जितना उस पर गोल्ड सिल्वर ऐसी मेटल्स का भंडार है। कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का भी इसमें योगदान होता है। अब मैंने इसकी जिक्र क्यों किया? क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का भंडार अभी तक इन देशों के पास था। यह धीरे धीरे खरीदा जा रहा है इंडिया, चाइना और रशिया के द्वारा। इसलिए आप लगातार देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे ये भंडार हमारी तरफ आता जाएगा, जो भंडार पहले वेस्ट की तरफ था वो जैसे जैसे ईस्ट की तरफ आता जाएगा, वैसे वैसे ईस्ट की करेंसीज मजबूत होती जाएंगी, वेस्ट की अपने आप गिरती चली जाएंगी। तो जो लोग इसलिए फड़फड़ा रहे हैं कि देखो
रुपए की वैल्यू तो $1 में 90 रुपये हो गई है, अरे ये तो सरकार बिल्कुल बेकार हो गई है, वो थोड़ा सब्र रखें, 2 से 2.5 साल रुक जाओ, आपको कहानी उल्टी होती हुई दिखाई देगी। जी, तो मैं क्या कह रहा हूं, जो लंबे समय से कह रहा था उस पर मोहर लगा दी है। रूबियो साहब ने मैनेज्ड डिक्लाइन कहा है, मैनेज्ड डिक्लाइन। देखो, रूबियो ने कहा है कि यूरोप ज्वाइन करे ट्रंप के नए वर्ल्ड ऑर्डर को। ट्रंप ने ठेका नहीं ले रखा है कि यूरोप को बचाने आएंगे, ये है मोहर कि हाँ वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। आगे देखिए, एक खबर आपने और देखी होगी 2 दिन पहले, जिसमें मोदी साहब का विमान एक इमरजेंसी लैंडिंग करता है हाईवे के ऊपर, जो कि असम में स्थित है। अब ये जो विमान है, ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत आ गई थी इसलिए इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, ये हाईवे बनाया ही इस पर्पज से है कि इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा सके। कल को हमारा युद्ध हो जाता है पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना सबके साथ एक साथ, और मान लो हमारे हवाई अड्डों पर हमला हो गया, तो हमारे विमान कहाँ से उड़ान भरेंगे? इन हाईवे से उड़ान भरेंगे। तो मोदी ने इस वक्त ही ये लैंडिंग क्यों करी? ये बताने के लिए कि हमने ये बना लिया है? वो तो बताने के और भी तरीके थे। ये इसलिए लैंडिंग करी है ताकि इन देशों को ये पता चल जाए कि यस वी आर प्रिपेयर्ड। कुछ समय पहले आपने सुना था कि हमारी डिफेंस ने अपनी आर्मी की प्रेजेंस बढ़ा दी है यहां पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास, ये आपने सुना था। आपने ये भी सुना कि किस तरह से पूरे नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों में जितनी भी उधमबाजी थी उसको काफी हद तक शांत कर दिया गया है। आपने ये भी देखा है कि किस तरह से भारत बांग्लादेश के उकसाने पर भी शांत रहा, और अब आप ये भी देख रहे हैं कि हम इमरजेंसी लैंडिंग जैसी व्यवस्थाओं का भी यहां पर जो है एक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, भारत एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, एक इस छोर पर और एक हमारे वेस्टर्न छोर पर। ये आप देख लेंगे, इसी साल देख लेंगे, इसी साल। मुझे जो उम्मीद है वो अप्रैल के आसपास है, बाकी देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कोई भी फैसला लेते हैं, कोई भी कृत्य करते हैं या कोई भी वाक्य कहते हैं, तो उसके पीछे की एक कहानी होती है जो बाद में समझ में आती है जब पूरा कांड हो जाता है। इसलिए मैंने इस खबर का जिक्र किया कि इस खबर को हल्के में ना लें। इस खबर को बस इतना समझ के ना छोड़ दें कि हाँ हमने ऐसे हाईवेज बना लिए हैं जिस पर विमान भी लैंड कर सकता है। ऐसे तो हमारा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे भी है और नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे भी है जहां पर विमान लैंड कर सकता है। पर जिक्र इसका ज़्यादा क्यों हो रहा है आप समझ जाइए, हम बड़े ऑपरेशन की तैयारी में हैं। इसके बाद अगली खबर पे आइए जो इसी से संबंधित है। यूएस के जो एम्बेसडर हैं जो भारत में रुके हुए हैं, मतलब भारत में हैं जो इस वक्त, उनका नाम है सर्गियो गौर। ये सर्गियो गौर न सिर्फ भारत में यूएस के एम्बेसडर हैं बल्कि जो सेंट्रल एशिया है उसके मामलों में भी ध्यान देते हैं, उस पर भी विश्लेषण करते हैं। हाल फिलहाल में ये भारत के वेस्टर्न कमांड को विजिट करने गए थे, चंडीगढ़ में देखने गए थे कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर काम किया था, किस तरह से सिक्योरिटी डायनेमिक्स हैं। आप कहेंगे कि अमेरिका के एम्बेसडर को हमने अपनी सिक्योरिटी डायनेमिक्स क्यों दिखाई, हमने वेस्टर्न कमांड क्यों दिखाया? तो देखो, अगर हम नहीं चाहते तो मना कर देते, वो नहीं आता, हमने दिखाया, वो आया, उसको बताया, यानी कि भारत अमेरिका की कुछ चीजों पर डील भी चल रही है। आप हैरान मत होना कि आने वाले कुछ दिनों में ट्रंप चचा ये कहें कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बुरी तरह से पाकिस्तान को पटक दिया था। अभी तक ये बोला नहीं है ट्रंप ने, बट बोलेगा, आप देख लेना। बस वहीं से उल्टी घड़ी स्टार्ट हो जाएगी पाकिस्तान की। हालांकि एक खबरों में आपको दे दूं कि जो अमेरिका ने ये भारत का नक्शा तैयार किया था फ्रेमवर्क में, जो भारत अमेरिका ट्रेड डील का फ्रेमवर्क है उसको पॉइंट आउट करने के लिए जिस भारत के नक्शे का प्रयोग किया था, इसमें भारत का पीओके और भारत का अक्साई चिन्ह भी दिखाया गया था। इस नक्शे को भी हटा लिया गया है। पाकिस्तान का क्लेम है कि हमारे कहने पर अमेरिका ने हटाया है। ठीक है, अमेरिका ने हटा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका ने संकेत पहले दे दिया था, उसके बाद अमेरिका दूसरा संकेत दे रहा है यहां पर।
कि अमेरिका वास्तव में जब हम अपने पोर्शंस को लेने के लिए आगे बढ़ेंगे तो अमेरिका कुछ नहीं बोलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, अमेरिका ऑपरेशन सिंदूर को एंडोर्स करेगा, आप देखिएगा आने वाले समय में। इसके बाद जो अगली खबर आती है वो हमारे जयशंकर साहब की आती है। इनका कहना यह है कि देखिए, जिस तरह से क्वाड आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से 4 देशों की जो यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो ग्रुप है वो जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसमें मोमेंटम अभी हासिल नहीं हो पाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सस्टेन नहीं करेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि द फैक्ट दैट क्वाड डिड नॉट टेक प्लेस एट द समिट लेवल इटसेल्फ, आई वुडंट ओवररीड इट, सो डू स्टे ट्यून्ड। इनका कहना यह है कि ठीक है, जिस हिसाब से इसकी लगातार मीटिंग नहीं हो पा रही उसका मतलब ये नहीं है कि क्वाड का अस्तित्व खत्म हो गया, आप बने रहिए, आपको पता चलेगा, ऐसा इनका कहना है। He underscored that beyond high-level political meetings, the Quad's various working groups and institutional mechanism continue to function. इनका कहना है कि हाई लेवल पॉलिटिकल मीटिंग नहीं हो पा रही, बट क्वाड की जो बाकी छोटी छोटी मीटिंग्स हैं वो सब हो रही हैं और सारे काम हो रहे हैं। इसको लेकर के भी इन्होंने आगाह किया है। यानी कि भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रुप है उसको लेकर के कह रहा है। यानी भारत और अमेरिका इस मुद्दे पे भी साथ हैं, ये जयशंकर साहब ने कह दिया। उधर सर्गियो गौर वहां गया हुआ है। आप देखिए, डॉट्स को कनेक्ट कीजिए। अब एक खबर इसी बात पे और देख लीजिए जो 2-3 दिन पुरानी है, मैं डिस्कस नहीं कर पाया तो तब कर रहा हूं। बांग्लादेश के जो इलेक्शन रिजल्ट आए हैं उसमें ये बीएनपी पार्टी जीत गई है, आपको सबको पता होगा, जाहिर सी बात है। और इसमें जो तारिक रहमान है पीएम बनेंगे, और शेख हसीना की जो पार्टी थी आवामी लीग, इसको बैन कर दिया गया था, ये इलेक्शन नहीं लड़ रही थी। अब आप खुद देखिए, जिस पार्टी को बैन कर दिया गया है उसके बिना आप इलेक्शन करवा रहे हो, जो पार्टी हमेशा से जीतती आई है उसके बिना इलेक्शन करा रहे हो, और आप इसे डेमोक्रेसी बोल रहे हो। अमेरिका सिर्फ अपना मुंह ढकने के लिए इलेक्शन करवा रहा था, बट इससे कुछ हुआ नहीं। बीएनपी ने इसमें 300 में से लगभग 227 आई थिंक सीटें, 212 सीटें जीती हैं, और जमात इस्लामी ने 77 सीट्स जीती हैं, 77। अब एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, अच्छा वोटिंग हुई थी 297 पार्लियामेंट्री सीट्स पर, हिंसा बहुत हुई थी, हिंसा की वजह से चुनावों पर असर पड़ा है, लेकिन जो जमात इस्लामी ने 77 सीट्स जीती हैं वो कहाँ कहाँ जीती हैं उस पर ध्यान दीजिए। देखिए, ये बांग्लादेश का मैप है, इंडिया से बॉर्डर आपको समझ में आ रहा होगा। जमात इस्लामी ने ज़्यादातर रंगपुर में जीती हैं, यानी कि ये वाले इलाके में। उसके बाद खुलना में जीती हैं, यानी इस वाले इलाके में, वेस्ट बंगाल वाले में। और उसके बाद सिलहट में जीती हैं, जो ये वाला इलाका है, ये वाला। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल से सटे इलाके में जीती हैं। और याद कीजिए, मैं आपसे क्या कहता था कि जमात इस्लामी पाकिस्तान में भी है, उसके प्रॉक्सीज इंडिया में भी हैं और बांग्लादेश में भी हैं। तीनों एक तार में पिरो करके एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और जो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर सटे हुए हैं वो वेस्ट बंगाल में रह रहे स्लीपर सेल्स को संदेश भेजते हैं कि उन्हें किस तरह से किस मुद्दे पर एक्ट करना है। उसी के बेसिस पर वेस्ट बंगाल में दंगे होते हैं और वहाँ की सरकार उन दंगों को नहीं रोकती है। किस तरह से इन लोगों की कहानी सामने आ रही है आप देख लीजिए। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि एक बार वेस्ट बंगाल के चुनाव हो जाएं, चुनाव होने के बाद में आप सारी घटनाएं होते हुए देखेंगे जो भी मैं आपको बता रहा हूं। एक चीज पर ध्यान और दीजिए कि जो स्टूडेंट्स की पार्टी थी बांग्लादेश में, एनसीपी, जिन्होंने तख्ता पलट कराया था, ये नेशनल सिटीजन्स पार्टी, ये टोटल 30 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 30 में से केवल 6 सीटें जीत पाई है, केवल 6। इन्होंने किसका मजाक बनाया? जनता का। इस तरह से पूरा खेल होता है और हम सब सेकुलरिज्म, लोकतंत्र और इन सब की बातें करते रह जाते हैं और एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। किस तरह से देशों में खेल हो जाते हैं आप देख लीजिए। तो इस पूरे वीडियो से आप क्या समझे कि इंडिया, इजराइल उस तरफ की अरेबियन सी तथा इजराइल के पास वाले सागरों की सिक्योरिटी का पूरा जिम्मा संभालने को तैयार हैं। यानी कि ईरान में बहुत जल्द कुछ होने वाला है। ईरान का चैप्टर क्लोज करके इंडिया, इजराइल खुल करके इस मैदान में आ जाएंगे। उधर इंडिया इधर नॉर्थ ईस्ट में अपनी सारी तैयारियों को मजबूत कर रहा है।
इंडिया बस इंतजार कर रहा है कि कब वेस्ट बंगाल के चुनाव हों, उसके बाद देखा जाए किस तरह से एक्शन लेना है। बांग्लादेश में बीएनपी पार्टी जीती है, तारिक रहमान जीते हैं। तारिक रहमान 17 साल से अपने देश से बाहर थे, अचानक से देश में आते हैं, उनकी मां मर जाती हैं, बीएनपी के लीडर बन जाते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को न्योता दिया कि आइए शपथ ग्रहण समारोह में। भारत के प्रधानमंत्री ने मना कर दिया। हालांकि जेस्चर के रूप में हम ओम बिरला जी को भेज रहे हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं। उसके साथ ही किस तरह से कुछ मोर्चों पर भारत और अमेरिका मिलकर के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी कुछ हमें सबूत मिल रहे हैं। ये आगे जाके कैसे फलित होंगे, देखने वाली चीज होगी। और पाकिस्तान की उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है, ये भी पता चल रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा था। पिछले 2-3 दिन में जो भी ज़रूरी चीज़ें थी मैंने कवर कर दी हैं। अंतिम बात ये कह रहा हूँ कि जो पासपोर्ट में भारत की रैंकिंग थी, पहले 85 थी, अब 75 हो गई है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कितने देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं, कितने देशों में वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं, इस बात पर निर्भर करता है। इसमें पहले नंबर पर सिंगापुर है, दूसरे पर जापान है, भारत 75 पर है। ठीक है, पहले ईरान बिना वीज़ा के एंट्री दे रहा था, लेकिन अब उसने रोक दिया है, क्योंकि कई भारतीय यहाँ से वहाँ चले जाते थे, लेकिन उनके साथ वहाँ काम के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन होता था, इसलिए ईरान ने रोक दिया है। तो ये सारी बातें हैं, मुझे उम्मीद है मैं समझा पाया हूँगा। इतने दिनों से वीडियो नहीं आया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अभी भी गले में बहुत दर्द है, बहुत थकान है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। मिलूँगा कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।